अस्सलाम वालेकुम, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ये मैंने अस्सलाम वालेकुम प्रोसेस कॉस्टिंग को किया, आपको नहीं किया, ठीक है। ले आए भाई इधर। सर, हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो लेकिन गुडविल की वजह से सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता है। भाई होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो और गुडविल की वजह से करना तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो हम डिसीजन मेकिंग जब भी करते हैं, जब तक वो नॉन फाइनेंशियल की बात खुद ना करे, हम प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड से डिसीजन देंगे। हाँ, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के अंदर आप ये बात लिख सकते हो, यही वाली बात कि जी हो सकता है अगर होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा भी होती तो हम रख लेते, क्योंकि हमारी गुडविल हम गाहक नहीं मोड़ सकते, नाम ख़राब होगा। जो इधर से गया वो साथ वाली दुकान का गाहक बन जाएगा, हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो फिर पक्का पक्का उधर का ही हो जाएगा। चीज़ उन्होंने चंगी है, साड़ी चंगी भी नहीं फंसा हुआ था, फंसा रहने दो। तो हो सकता है, बट दिस इज़ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। तो अगर वो नॉन फाइनेंशियल की बात खुद से नहीं करेगा तो हम कभी भी डिसीजन उसकी बेस पे नहीं करेंगे। हम फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। नॉन फाइनेंशियल कहेगा तो कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन में आ जाए कि आल्सो कंसीडर नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो कंसिडर नहीं कहेगा, वो इस तरह से कहेगा जैसे यहाँ पे कहा हुआ है, ऑल्सो कमेंट ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, ले जी, आ गया वो जिसका इंतजार था। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगेन, जो थोड़ा सा आपको टाइम लगाए ज़रूरगा समझने में, लेकिन इसके ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम लगाना है। डिसीजन मेकिंग इज़ ओवर। 45 दिन का टारगेट था भाई, मैच देखते हुए बता दें, हमारे दिन लग गए कोई 51-52, ऐसे ही 51 के करीब। तो लेकिन उसमें हमने लेबर भी किया था तकरीबन 3 से 4 दिन, तो इस हिसाब से हम तकरीबन ऑन टारगेट ही हैं। अब 45 मैंने कहे थे, 46 लग गए। कोई एक अब थोड़ा बहुत टुकड़ों में कोई सवाल डिस्कस होना है तो वो मैं नहीं डाल रहा इसमें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो जा रहे हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर मेरे प्लान के मुताबिक कम से कम भी 12 दिन मैंने लगाने हैं, ठीक है। इससे एक आध दिन कम लग जाए तो आपकी काबिलियत होगी, मेरी तरफ से तो कोई काबिलियत नहीं होगी, मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का पर्पज़ क्या है, ये मैं थोड़ा सा घर से पिछले सेशन वाला कॉपी कर लाया था, थोड़ा टाइम बच जाएगा और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन आप लोग हैं ना, आप लोगों ने फिर एक दिन मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में साड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, ये भी आपको ही पढ़ाना है, वो भी आपको ही पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, वो भी पढ़ाना था, ये भी पर्चे में आना है, वो भी पर्चे में आना था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ज़रा बताओ पर्पज़ क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग, पता तो करना क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग का पर्पज़ है कि हमने प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है। तो आप कहोगे प्रोडक्ट कॉस्ट पहले भी कट दे सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, वेरिएबल फिक्स ऐड करते थे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती थी। तो ये भी कौन सी नई साइंस है, तो भाई ये नई साइंस है। ये असल में हम अब वर्क इन प्रोसेस की भी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे, फिनिश गुड्स की भी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे और लॉसेस को भी डील करेंगे, जिसमें नॉर्मल लॉस भी होंगे और एबनॉर्मल लॉस भी। यानी एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो प्रॉपर कॉस्टिंग होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने सीखी, जिसके अंदर हम कुछ मटेरियल इनपुट करेंगे, लेबर लगाएंगे, ओवरहेड्स लगाएंगे और हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ें बन गई पीरियड के अंदर फिनिश गुड्स में चली जाएंगी, जो चीज़ें नहीं बनेंगी वो वर्क इन प्रोसेस पड़ी होंगी। तो आपने फिनिश गुड्स कंप्लीट यूनिट्स का और वर्क इन प्रोसेस इनकम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी यहाँ पर सीखनी, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस कॉस्टिंग लगता कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में है बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में लगता है जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं और लार्ज स्केल पे बन रही होती हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री चल रही है, बटन ऑन किया है, बस एक तरफ से रॉ मटेरियल डालते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से टॉफ़ियाँ बन के निकलती जा रही हैं। कोई अहमद खा रहा है, कोई अब्दुल्ला खा रहा है, कोई नजीब खा रहा है, कोई शकील खा रहा है, कोई, ठीक है, सारे खा रहे हैं उन टॉफ़ियों को। बल्क के अंदर प्रोडक्शन हो रही है और कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है। तो जो दो सिस्टम्स हैं उनमें से एक सिस्टम कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट का, एक सिस्टम क्या है जी? प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसकी खसूसियात क्या है मोटी मोटी कि इसमें कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक जैसी होमोजीनियस सिमिलर प्रोडक्ट्स बनती हैं और स्टैंडर्डाइज्ड सेलिंग प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है जी? हाँ भाई, ये है कि हमारा मार्कर 100 रुपये का है तो सारे मार्कर 100 रुपये की हैं और एक फैक्ट्री से बन के निकल रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लग रही है, ठीक है ना। और वहाँ पे हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज हम कैलकुलेट करते हैं, हर डिपार्टमेंट की। प्रोसेस है ना, प्रोसेस, ठीक है, बताता हूँ अभी मज़ीद।
और प्रोसेस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग डिफरेंट साथीज़ा कराम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कराते हैं, अपने अपने तरीक़ों से, सारे बिल्कुल सही हैं, सारे इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग मेरे बच्चों के बारे में हमेशा से रही है और अपने बारे में भी होती थी, और मेरी कोशिश यही होती है कि जितना कम लेजर्स नाल हो सके वो लेजर से करें। तो प्रोसेस कॉस्टिंग स्टेटमेंट फॉर्म में भी साथीज़ा कराम करवाते हैं, लेकिन लेजर वो भी बनवाते हैं एंड पे जाकर, क्योंकि लेजर भी रिक्वायर किया जा सकता है, में लेजर ही बल्कि रिक्वायर किया जाता है, तो बनाना एंड पे सिखा देते हैं। लेकिन हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? लेजर से, क्योंकि लेजर का डेबिट और क्रेडिट ना मेरे बच्चों को अच्छा समझ आता है, मुंशी लोग हैं, ठीक है। तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग को करेंगे अकाउंट लेजर की अप्रोच से, ठीक है। सारी अप्रोचेस ठीक है, लेकिन मुझे यही पसंद है, ठीक है, हम इसी से करेंगे, ओके। अच्छा, दूसरा सिस्टम कौन सा है प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने का? जहाँ पर कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, बल्कि कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक स्पेसिफिक कोई ऑर्डर आता है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनती है, तो फिर उसकी स्टैंडर्डाइज सेलिंग प्राइस भी नहीं होगी, ठीक है। तो DI खान वाले की शादी के फर्नीचर का और रेट लेगा फर्नीचर वाला, और भाई हजरत के अलग, क्योंकि उनकी डिमांड अलग, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज सेलिंग प्राइस भी नहीं होगी, और फिर यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि हर जॉब की कॉस्ट होगी। इसको कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। क्या कहते हैं जी? अच्छा, ये भी एक चैप्टर है ICAP की किताब का, लेकिन वो तैयार इसी में ही हो जाना है, और करेंगे जाके एंड पे, जब मैंने कॉस्ट को इंट्रोडक्शन कराना है ना, उसके साथ मिला के जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सवाल करेंगे, ठीक है। लेकिन हो यहीं पे जाना है कि जो हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे होते हैं, हम जब इसमें भी अकाउंट पे चले जाते हैं तो वही प्रोसेस अकाउंट की बजाय अब प्रोसेस अकाउंट की बजाय जॉब अकाउंट बन जाएगा। मामला उधर भी ऐसा ही होना है, मटेरियल इनपुट करेंगे, बातें ना करें, मटेरियल इनपुट करेंगे, लेबर लगाएंगे, ओवरहेड्स लगाएंगे, लॉसेज होंगे, नॉर्मल होंगे, एबनॉर्मल होंगे, और चीज़ें बन के कंप्लीट होकर चली जाएंगी कस्टमर के पास, तो बात सेम ही रहनी है। बहरहाल सिस्टम तो दो हैं। दूसरा सिस्टम क्या है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। एक तो है प्रोसेस कॉस्टिंग, दूसरा है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कस्टमर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है, कस्टमर के ऑर्डर की बेस पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। फैक्ट्री हमारी बंद पड़ी है, फैक्ट्री हमारी क्या है, हमने फर्नीचर की दुकान खोली हुई है, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, बंद पड़ी है। नया ऑर्डर आएगा, जब कोई ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम मटेरियल खरीदते हैं और उसकी मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। तो कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही थी, और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं है। उसने सोफा और डिज़ाइन का बनवाया, आपने और डिज़ाइन का बनवाया, खान साहब ने और डिज़ाइन का, खान साहब ने सोफा नहीं बनवाया, नशिस्त बनवाई है, ये उनको ज़्यादा पसंद है, नशिस्त बनाते हैं, तो ज़बरदस्त है, वो भी वो बड़ी ज़बरदस्त होती है बैठने के हिसाब से, तो वो बनवा रहे हैं। अब हर बंदे का डिफरेंट ऑर्डर है, डिफरेंट प्राइसेस कोट करेगा वो, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, तो डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस होती हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है प्रोसेस की नहीं, ऑर्डर की, ठीक है। और जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती थी किसी ज़माने में, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके लिए भी हम क्या कर लेते होते हैं, अब तो हम इसके लिए भी बल्कि पहले बताता हूँ क्या करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ना बच्चों डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रोसेस 1। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये भी कुर्बानी गुजरी, तो जो चमड़े लोगों ने इकट्ठे किए वो इकट्ठे करके हमारी फैक्ट्री में बेच दिए। हम लेदर फैक्ट्री वाले हैं, हम लेदर की जैकेटें बनाते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होगा, इसके अंदर खालें जाएंगी, एक मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम खालों की धुलाई करते हैं, फिर उनको केमिकल्स लगाते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, फिर उनको साफ़ करते हैं। तो उसमें मटेरियल क्या पड़ गया, खालें, फिर लेबर लगी वहाँ पे, फिर मशीनें वहाँ चल रही हैं, कुछ ओवरहेड्स लगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस 1 होगा हमारा, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग है, एक से ज़्यादा प्रोसेस भी हो सकता है, एक प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा प्रोसेस मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जी एक प्रोसेस अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। उसके अंदर उसका नाम होगा, असल में इसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस 1 अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 1, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 2, जितने प्रोसेस होंगे ये वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। जिससे आपको आप इनपुट करेंगे, फैक्ट्री है असल में, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। तो प्रोसेस 1 का अकाउंट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, प्रोसेस अकाउंट बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे आप, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स इनपुट करेंगे, और फिर यहाँ से फिनिश गुड्स निकल कर चली जाएंगी। अब फिनिश गुड्स नहीं है, मतलब ये है कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोसेस 1 जो ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रोसेस 2 में। यानी यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से जो चमड़ा साफ़ सुथरा हो गया, तैयार हो गया,
वो चमड़ा यहाँ से निकल कर मेरे अगले प्रोसेस में चला जाएगा। साथ वाले कमरे में एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसके अंदर फिर मशीनें लगी हुई हैं जिसके अंदर उस साफ़ सुथरे चमड़े को फिर मज़ीद जो है वो सफाई की जाती है उसकी, और उसको चमड़े की कपड़े की तरह से यानी कि शीटों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसमें फिर कटिंग होती है, कटिंग, ठीक है, कटिंग वगैरह होती है और स्टिचिंग भी यही हो जाती है, जो स्टिचिंग भी यही करा दो। तो प्रोसेस 2 आता है जी। इसके बाद प्रोसेस 2 के अंदर एक तो इनपुट आ गया प्रोसेस 1 से। प्रोसेस 1 से क्या इनपुट आया? वो जो चमड़ा साफ करके भेजा था। फिर प्रोसेस 2 के अंदर मजीद भी कोई मटेरियल लग सकता है। क्या मतलब? भाई वो जो आपने जैकेटें मंगवाई हैं उनके ऊपर कोई केमिकल लगाना है, मटेरियल ही होता है वो भी, ठीक है। उनके ऊपर कोई आपने किसी किस्म का, जैसे आप मिसाल के तौर पे आपकी अम्मा फ़िश फ्राई नहीं है तो प्रोसेस 2 क्या है? प्रोसेस 2 वो कढ़ाई है जिसके अंदर वो फ्राई कर रही है। उसके अंदर हो सकता है वो कुछ मसाला भी एंड पे डालती हो, तो मसाला क्या है? प्रोसेस 2 का मटेरियल। 1 से तो नहीं लग के आया, प्रोसेस 2 में भी लग सकता है। फिर प्रोसेस 2 की अपनी लेबर भी होगी और यहाँ पे भी मशीनें चल रही हैं तो यहाँ के ओवरहेड्स भी होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस 1 से जो आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस 2 में चला जाएगा, ठीक है जी। और प्रोसेस 2 के अंदर फिर यही वाली, अब ये लेजर से ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, यानी जो कॉस्ट यहाँ लगेंगी आप उसकी एंट्री करोगे। प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट, और जो चीज़ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है तो वो क्रेडिट, पेरोल है तो वो क्रेडिट, एफओएच तो ये एफओएच का अकाउंट पहले से बनवाया हुआ है, वहीं से जाके दिखाऊंगा, जिसके अंदर एक तरफ आता था एब्जॉर्ब्ड, एक तरफ आता था एक्चुअल, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच यहाँ पे लेने हैं, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो प्रोसेस 1 से आउटपुट होगा, प्रोसेस 2 के अंदर इनपुट, फिर प्रोसेस 2 के अपने इनपुट्स लगे, मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे, और यहाँ से चीज़ें कंप्लीट होकर बस, बल्कि यहीं पे फिनिश भी कर दिया मैंने, ठीक है। यहीं पे आपने स्प्रे एक मटेरियल था, चमक के लिए स्प्रे किया आपने, कलर शलर किया उस पर, सब पे ब्लैक थोड़ी होता है, चमड़ा को ब्लैक थोड़ी होता है, उस पर कलर किया। तो ये सारे मटीरियल प्रोसेस 2 में लगे, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे, और आपकी चमचमाती हुई क्या कहते हैं जैकेट बेहतरीन किस्म की, ये प्रोसेस 2 से निकल कर फिनिश गुड्स के स्टोर में चली गई। ये है जनाब प्रोसेस कॉस्टिंग। बस एनी की सारी प्रोसेस कॉस्टिंग है, बड़े ही मजे का टॉपिक है ये। असल में इसके बाद तो कॉस्ट अकाउंटिंग की समझ आती है लेकिन मैं इसको एंड भी रखता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ साथ कराम इसको शुरू में ही करा देते हैं, ओवरहेड वगैरह करा के, एक दो टॉपिक करा के उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग पहले करा देते हैं। तो हो सकता है ये पहले हो सकता है, लेकिन मैं तो इसको बाद में रखता होता हूँ। ये कि यहाँ पे आके बंदे का बोझ तकरीबन उतर चुका होता है, और ये वो टॉपिक होता है जिसने आना ही आना है, और 15 को नंबर का ऑन एवरेज सवाल आना है। आप आकर देख लें, वो तो भूल ही गया मैं दिखाना आपको। भला बताओ, हैं जी ऐसे कोई हम काम कर लें, मुंह उठा के शुरू कर दें, ऐसे होना चाहिए? भला बताओ। ये बेसिकली 8 और 9 दो अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये इकट्ठे ही हैं। ये मैंने 8 और 9 जो है ये इकट्ठे ही इसमें रखे हुए, यानी कि इसके अंदर थोड़े से तो सवाल हैं। देखें ज़रा, इसके अंदर जनाब यही कोई, बस ये कोई आ जाओ, फिर सोल्यूशन नहीं मुक रहे जी, यही कोई जनाब इसमें 32 सवाल है, ठीक है बस। तो ये 32 सवाल हैं तकरीबन, इनमें से ज़्यादातर मैं खुद करवाऊंगा, बाकी कुछ आपसे भी करवाऊंगा, सोल्यूशन भी मौजूद हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये दोनों चैप्टर्स हैं, असल में ये इकट्ठे ही चलते हैं, तो मैंने इनको इकट्ठा ही रखा हुआ। ये 2 चैप्टर्स हम कर रहे हैं, इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग हम पहले सीखेंगे, और फिर जॉइंट बाय प्रोडक्ट वो अलग चैप्टर है, लेकिन हमारे लिए एक ही है, हम इसको इकट्ठा ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर भी इकट्ठा ही रखा हुआ है कि नहीं, अलग है, अलग है। अब इधर देखो, स्प्रिंग 22 में आया 14 नंबर का, स्प्रिंग ऑटम 22 में आया 16 नंबर का। ये मैंने कहा ये हमने एक ही चैप्टर, हमारे लिए एक ही चैप्टर है, ठीक है ना, तो एक ही है। फिर स्प्रिंग 23 में आया 20 नंबर का, ऑटम 23 में आया 16 का, स्प्रिंग 24 में 15 का, ऑटम सिर्फ ये क्या हुआ? तो पिछली बार जो होना था वो हो चुका, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी उसने 17 कर दिया। वैसे मैंने ये भी कहा हुआ है, ये भी पक्का आता है। 8 इस दफ़ा थोड़ा कम था, लेकिन 7 मिलाकर टारगेट कॉस्टिंग दे दिया, ये शरारत की उसने। वरना ये देखो, जब यहाँ पे कोई शरारत करता है तो दूसरी तरफ कहीं जाता है। 2 दफ़ा शरारत की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर उसने, बाकी वो ऑन एवरेज 15 के नंबर का ये सवाल भी आता है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शरारत जो होनी थी वो हो चुकी है आपसे पिछली अटैम्प्ट में, तो अब एक्सपेक्ट करें बड़ा सवाल इसमें आएगा, और आता भी है, बड़ा रेगुलर आता है। तो ये एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्मेट 2-3 दिन में समझ आ जाए तो ये आराम से 70% सही होने वाला सवाल होता है। हाँ, एक आधी चीज़ तो पता ही आपको हर दफ़ा होती है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो तब तक आपको समझ लग जाएगी एंड तक जाते जाते। जिन्हें मर्जी कर लो, 1-2 चीज़ें तो यहो जी आनी ही नहीं, तो कोई नहीं, पर्चे में समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो उससे आप फेल नहीं होते।
ठीक है। खैर ये थी आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा चलो इसकी भी बात कर ही लें। जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है ना, इसके अंदर प्रोसेसेस नहीं होते बल्कि एक जॉब है। लेट्स से जॉब ए है, जॉब ए है अब्दुल्ला का फर्नीचर बन रहा है, और जॉब बी है बाबर का फर्नीचर, जॉब सी, तो हर एक जॉब अलग अलग है। तो इस जॉब के अंदर मटीरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेंगे, और फिर ये जॉब से ही आपके फ़ोन आएगा आपको, भाई जान सामान तैयार है ले जाएं, फिनिश गुड स्टोर के अंदर चीज़ें चली जाएंगी। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाती है। तो इसके अंदर कॉस्ट शीट किसी ज़माने में बना करती थी, ये अब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो जॉब कॉस्ट शीट की जगह किसी पुराने सवाल में लिखा भी होगा ना, जब हम उस टॉपिक में जाएंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जब करूंगा मैं कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन के साथ, तो कुछ कुछ सवालों में लिखा हुआ होगा, मैं चेंज करना भूल गया हूं तो लिखा होता है उसके अंदर जॉब कॉस्ट शीट बना दो। फिर वहां पे सवाल के ऊपर ही मैं यूं अंडरलाइन करवा के कह देता हूँ जी आपने जॉब यानी कि प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अब ये नहीं है। इसका मतलब हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ये तो कह रहा हूँ कि हमें आता है ये, हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। बस इस प्रोसेस अकाउंट का नाम क्या होगा, जॉब एक अकाउंट। इसमें ऐसे ही क्या होगा, मटेरियल होगा, लेबर होगी, ओवरहेड्स होंगी, और यहीं से ही चीज़ें फिनिश गुड्स स्टोर के अंदर चली जाएंगी। तो ये बाद में करेंगे, फिलहाल हमने करना है ये प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। सही है, कोई मसला? मसला सिर्फ एक ही है, टाइम मुक गया, कोई बात नहीं, अभी तो इलीगल भी 5-10 मिनट है, जो गपशप है वो लगा ले, लेकिन ख्वाब सारे चिकना चूर हो गए हैं मेरे, ज़्यादा दुखी हूँ आज। कम से कम दर्जे में मैंने ये सवाल का प्रोसेस कॉस्ट 2 प्रोसेस अकाउंट बनाकर सिखाने थे। कोई बात नहीं, विद हैवी हार्ट मैं कराता हूँ कल भी, आज तो कर लें जो है, आज कल नहीं आनी, ठीक है। विद हैवी हार्ट आपको ये बताया जाता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। विद हैवी हार्ट बता रहा हूँ, इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग विद ओनली लॉसेस हम सीखेंगे 2 दिन। इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस होंगे। नो वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। फिर आएगा वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस को सीखेंगे तो फिर अगली बात उसकी वर्क इन प्रोसेस होगा, सिर्फ क्लोजिंग वाले अलग करेंगे, वो वैसे आते नहीं हैं, बहुत कम है, सिर्फ लॉसेस वाले सवाल होते हैं या ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों वाले आते हैं। बहरहाल विद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेंगे और लॉसेस भी होंगे। और फिर तीसरी कैटेगरी होगी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों होंगे, लॉसेस भी होंगे। ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें फिर FIFO को भी एक मसला है आगे चलकर, लेकिन कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये सब ओके है। जब ये सीख लेंगे तो अगला टॉपिक बस ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। उसमें बस ये होगा कि हम यूँ कहेंगे यार इसको अब थोड़ा सा चेंज कर दो, हम यूँ कहेंगे, देखेंगे जब आएगा। तो फिलहाल इधर आओ, अगर सिर्फ लॉसेज, कोई ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो क्या बातें होंगी, ज़रा सीखना शुरू कर दें। पहली बात तो है नॉर्मल लॉस होता क्या मुसीबत है, ये किस चिड़िया का नाम है या क्या जुगनू है ये। तो नॉर्मल लॉस, जैसा कि आप कई बार पहले भी सुन चुके थे नाम, आपको मैं बताया करता था। वैसे तो अब यहाँ पे लॉसेस में होगा आपका मास्टर्स, लेकिन फ़िलहाल यानी कि जितनी लॉसेस आपने पढ़े हैं वो कुछ भी नहीं थे। अब यहाँ पे आप इंशाल्लाह तसल्ली से इसको देखेंगे, नॉर्मल भी, अब नॉर्मल भी, इनकी अकाउंटिंग भी। पर आज पहला दिन तो ना हो सका, नाम तो बहरहाल आज लग गया ना, प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस होता है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस है, ये अनअवॉइडेबल है। ये क्या है, आपने अभी हमने क्या बनाया था, अभी हमने जैकेट बनाई थी, जैकेट, ठीक है। अब जैकेट जो है उसमें चमड़ा जो है वो पता नहीं किसी गाय का कैसे उतरा, किसी गाय का कैसा, लेकिन जब आपकी जैकेट के लिए कटिंग होनी है तो आपका कुछ ना कुछ साइडों से जो है वो मटेरियल वेस्ट होना ही होना है। आप पेंट बना रहे थे, शुरू में बात की जब लॉसेस सिखाए थे, आप पेंट बनाते थे तो जब आप उसको हीटिंग प्रोसेस से गुजारते थे या कोई केमिकल ऐड करते थे तो एवापोरेशन की वजह से कुछ मटेरियल आपका लॉस हो जाता था। ये अनअवॉइडेबल है बेटा, ये असल में उस प्रोसेस का, प्रोडक्शन प्रोसेस का लाजमी जुज़ है। अगर आपने पेंट बनाना है तो वो उड़ना ही उड़ना है, वरना वो प्रोसेस से नहीं गुजरेगा। तो ऐसा लॉस जो अनअवॉइडेबल है, जो एक्सपेक्टेड है, पहले से ही पता है कि इतना होना ही होना है, वो नॉर्मल लॉस कहलाता है और उसको आप प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट ही समझते हैं। अभी तक आप यही करते आए हैं और अभी तक आपने अब नॉर्मल लॉस नहीं पढ़ा सवालों में। तभी तो जब कभी लॉस आता था, वो चाहे परसेंटेज बदल रही है चाहे जो हो रहा है, वो क्या होता था, वो क्या कहता था, स्टार्ट में क्या कहता था, 5% तो यूनिट रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, 4% मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाता है।
एक्सपेक्टेड है, पहले से पता है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस नहीं होता, इसलिए उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। ये आज पता लगेगा। आज तक जितने लॉसेज आए उनको क्या किया हमने, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाया था, क्योंकि वो होते कौन से लॉसेज थे, नॉर्मल। तो नॉर्मल लॉस, पहली बात जो मैंने करनी थी वो ये करनी थी, इट इज एक्सपेक्टेड लॉस, इट इज एक्सपेक्टेड लॉस, यानी एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड लॉस है, ठीक है जी। एस्टिमेटेड लॉस है जो कि स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, हमें पता ही था, ठीक है, एट स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, एट स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, बस ठीक। ये हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये इधर ही पूरा आ गया। प्रोडक्शन के स्टार्ट में नहीं पता है भाईजान इतना तो लॉस हो ही जाना है, क्योंकि मटेरियल को हमने देना है सेका, जब उसको हमने देना है सेका तो उसने कुछ ना कुछ होना है एवेपोरेट, हमें पहले से ही पता है 5% एवेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा खरीद के लाते थे, याद है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये अनकंट्रोलेबल है, अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल या अनकंट्रोलेबल। अच्छा महसूस कर रहा है, नया टॉपिक शुरू हुआ है, कुछ दिन सुकून रहेगा, है ना। हर टॉपिक अगर 10 दिन चलता है तो 7 से 8 दिन सुकून रहता है, फिर आखिरी दिन सर छेड़ देते हैं आगे, है ना। सवाल ही ऐसे रखे होते हैं तरतीब में उसने, पहले वाले ऐसे और बाद वाले, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आसान ही है सारे। अच्छा जी, तो अब अगर ये, अच्छा ये नॉर्मली सवाल के अंदर गिवन होगा एज अ परसेंटेज, इट इज नॉर्मली गिवन एज अ परसेंटेज, बल्कि एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट गिवन होता है। और अगर सवाल में वो चुप होगा तो हम अज्यूम ही यही करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, शुरू से बताया हुआ है। और जो असूल मैंने शुरू के दिन बताया था वो मैं हमेशा वही रखूंगा, ऐसा नहीं है कि आज आके मैं आपको कह दूं कि जी हाई लो नहीं लगना आज भी, अगर 2 कॉस्ट आ रही हैं, कोई असूल नहीं बदलेगा भाई। अगर नॉर्मल लॉस है, वो लॉस को खामोशी केस में इनपुट कहा था तो इनपुट ही है, अगर कहा था मार्कअप मार्जिन नहीं बोला हुआ तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल अज्यूम कर लो, सिर्फ परसेंटेज हमेशा ऐसे ही रखेंगे ना, एक ही दफ़ा असम्पशन बनती है, हर बार थोड़ी। नॉर्मल कैपेसिटी और बजट प्रोडक्शन दी हो तो नॉर्मल कैपेसिटी लेना है, आज भी वही बात चलेगी, जब कभी यूज़ होगी ये बातें हमेशा, असम्पशन तो वही रहती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एज अ परसेंटेज गिवन होता है, जबकि दूसरे वाले भाई साहब जो हैं एबनॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा लॉस है, इन एडिशन टू नॉर्मल लॉस होता है। तो ये क्या है जी, इट इज एक्स्ट्रा लॉस इन एडिशन टू नॉर्मल लॉस। मतलब क्या, मतलब जी मिसाल के तौर पे हमने सोचा था कि जी जब भी हमने पेंट बनाना है तो उसमें से 5% तो एपोरेट हो जाना है, लेकिन अहमद भाई ने स्टोर से निकालते हुए एक कंटेनर को उंडेल दिया बेहतियाती से, तो क्या ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? क्या हर रोज़ ये काम अहमद भाई तवातुर से करेंगे? क्या पेंट बनाने के लिए इनका हर रोज़ एक ड्रम को उंडेलना ज़रूरी है, वरना क्या हमारा पेंट बनेगा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है जो इन एडिशन होता है, ठीक है, इन एडिशन टू नॉर्मल लॉस, और ये अवॉइडेबल है। अहमद भाई से ऐसा काम ही ना लें, कोई काम भी ना लें। अहमद भाई आप बैठने बस हमारे पास बैठा करें, गपशप लगाया करें, अवॉइडेबल है ये, अहमद भाई को टालें, एहतियात करें, अवॉइडेबल है, कंट्रोलेबल है, ठीक है जी। और ये नॉर्मली हिडन होता है। आपके सवालों में, मैं आपके सवालों की भी साथ साथ अब वो कर रहा हूँ ना, इन सवालों में क्या होगा, इट इज़ नॉर्मली हिडन इन एक्चुअल लॉस। यानी हमारा सवाल कहेगा कि जी एक्सपेक्टेशन है 5% लॉस होना है तो ऑफ इनपुट, तो मिसाल के तौर पे मैंने इनपुट किए होंगे 15,000 यूनिट्स, तो उसका 5% क्या बनता है जी, बताओ?
हाँ 700, ये यूनिट्स की बात कर रही हूँ, यूनिट्स हैं, ठीक है। मैंने 15,000 यूनिट्स इनपुट किए, यूनिट्स, ठीक है जी, और मेरे 750 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाने, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। लेकिन अगले प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र आउट जो मेरे हुए वो सिर्फ हुए 12,000 यूनिट्स। अब नहीं, वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है, वो तो मैंने कहा अभी है ही नहीं। अब मुझे बताओ, 15,000 इनपुट किए, एक्सपेक्टेशन थी कि 750 नॉर्मल लॉस होंगे, और बाकी आउट होने कितने चाहिए थे फिर? 14,250, लेकिन आउट कितने हो रहे हैं? तो इसका मतलब 2250 भी गए। कहाँ गए? एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मली ये टोटल लॉस, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? एक्चुअल लॉस हमारा कितना हुआ है? 3,000। एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 3,000। एक्सपेक्टेड था 750, बाकी फिर की है एबनॉर्मल, ठीक है। ये इस तरह से निकलेगा सवालों में, परेशान ना हो। तो मैंने वैसे ही ज़रा एक जुमला लिखा, भाई ने किताबें ही बंद कर दी अब, तो ये मैंने सब कुछ करके दिखाना था आपको इस सवाल से ना, ओके। लेकिन इट इज़ नॉर्मली हिडन इन एक्चुअल लॉस। अभी भी बात चल रही है? चलो नहीं चल रही, चलो ठीक है। अब आपको मौका मिल गया एक अल्लाह की तरफ से, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो कमी कोताही है आज पूरी कर लेना। बैठ के ये जो मुश्किल सवाल आए थे सारे एक सिटिंग में कर देना, बेहतरी महसूस करोगे। अल्लाह की तरफ से हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू नहीं हुआ, ये सारा ही है बेटा। जूम कर दूं, ये तो खिंच ली थी ना तस्वीर, यदि भी खिंचो फिर। आप में शेयर कर लिया ना बेटा तस्वीर फिर। ये बस अभी इतना ही लिखा है, ये दोबारा खींच लो ऐसे। कल इसको और भरना है, आगे 2-3 बातें करनी है। कल तो फिर इंशाल्लाह, कल तो फिर अखीर हो, लहरा बहरा हो जानी, क्योंकि कल मुझसे कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात ना करे, खबरदार। किसी ने नाम भी लिया, मैं नाम निकाल लूँगा मैं। अच्छा ठीक है बच्चों, ज़िंदगी अगर रह गई ना तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।